नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम क्रांतिवीर सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ क्लासिकल करियर एकेडमी। सो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास 12th। और ऐसे करते करते मैं हर एक चैप्टर को कंप्लीट करूँगा और हर एक चैप्टर विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मॉड्यूल्स और हर एक मॉड्यूल में रफली अबाउट 7 to 6 वीडियोज़ होगी जिसमें पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। अब ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए ज़रूरी हैं एज़ पर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल्सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE, नीट और NDA और बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। सो इन दैट परस्पेक्टिव ऑल्सो दिस सेशन विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो चलिए हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर मैं चैप्टर के नाम पे जाऊं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिलके बना है दो वर्ड से, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो से आपके दिमाग में इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, लाइक इलेक्ट्रॉन जो आपको ऑब्वियसली केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता होगा। इन +1 क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, +2 क्लास में भी, कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। सर, एक फंडामेंटल पार्टिकल जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। एंड द सेकेंड वर्ड इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट मूविंग, कि कोई चीज़ जो मूव नहीं कर रही है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग चार्जेस को पढ़ने वाले हैं और वो सारे के सारे चार्जेस कैसे होंगे? दे विल नॉट बी मूविंग, दैट इज दे विल बी एट रेस्ट। सो मैं इतनी देर से चार्ज किए जा रहा हूं, तो पहले बात करते हैं चार्ज की ही। ठीक है, कि चार्ज क्या होता है हमारे पास। चार्ज क्या होता है? अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं तो यहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है दैट चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल। अब यहां पे इस इनहेरेंट वर्ड का मतलब है दैट इट इज द प्रॉपर्टी विच इज गिवन टू अ चार्ज बाय द नेचर। लाइक नेचर ने चार्ज को ऐसा बनाया है कि वो, अगर मैं एक चार्ज लूं तो वो दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस करेगा। अब इन्फ्लुएंस कैसे करेगा? अगर दोनों चार्जेस सिमिलर टाइप के हैं तो वो दो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर चार्जेस डिसिमिलर हैं, लाइक एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा चार्ज नेगेटिव, तो उस केस में चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल। लाइक आई कैन से कि अगर मेरे पास एक चार्ज है, लेट अस से यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है Q1 और ये दूसरा चार्ज है Q2। सिंस ये दोनों चार्जेस सेम है, लाइक इट इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस चार्ज इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो इस केस में ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी जिसकी डायरेक्शन इधर को, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी जिसकी डायरेक्शन इधर को। और अगर ये दोनों चार्जेस डिसिमिलर टाइप के होते, लेट अस से कि Q1 है प्लस Q1 और ये जो Q2 चार्ज है इट इज नेगेटिव चार्ज माइनस Q2, इस केस में ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। लाइक Q1 के ऊपर एक फोर्स लगेगी जो कि Q2 की तरफ होगी और Q2 के ऊपर एक फोर्स लगेगी जो कि Q1 की तरफ को होगी। सो ये बेसिक जैसा। अब किसी चीज़ को लेट अस से मुझे चार्ज करना है, कि किसी चीज़ को चार्ज करना है, या मैं बोलूं कि चार्जेस प्रोड्यूस कैसे होते हैं। तो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली आप पढ़ते होंगे कि किसी एटम से हम लोग सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ही रिमूव या उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ही ऐड कर सकते हैं। हम लोग उसके न्यूक्लियस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते अनलेस और अनटिल हम लोग वी आर डीलिंग विद द न्यूक्लियर फिजिक्स और थिंग्स लाइक दैट। सो किसी चीज़ को चार्ज करने का तरीका क्या है कि मैं या तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करूं या इलेक्ट्रॉन्स को उसमें से रिमूव करूं। ओके, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब एक इलेक्ट्रॉन पे सर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? सो यहाँ पे मैंने लिख रखा है दैट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। और ज़्यादा अच्छे से बताऊं तो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है चार्ज विच इज नेगेटिव चार्ज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कुलम। कुलम क्या है? कुलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, चार्ज का यूनिट। अब अगर मैं बोलूं किसी
इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, और प्रोटॉन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और -1.6 का पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसका ये मतलब नहीं है क्योंकि कि मैं कहूँ कि सर एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर ज़्यादा चार्ज, नहीं। यहाँ पे प्लस माइनस साइन बस इतना बता रहे हैं कि दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं। इट इज जस्ट शोइंग द नेचर ऑफ द चार्ज, दिस प्लस और माइनस साइन। सो हम लोग इसे सिर्फ साइन कन्वेंशन के लिए यूज करते हैं। ओके, अब हमने चार्ज के बारे में जान लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि सर चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है यहाँ पे लिख रखी है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लोग क्या समझते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक डेफिनेशन दे रखी है, दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस अपीयर ओनली इन द डिस्क्रीट अमाउंट। अब इसका मतलब है कि अगर मुझे किसी बॉडी को चार्ज करना है या कहीं पे चार्ज प्रोड्यूस करना है, तो मैं एक फिक्स्ड अमाउंट का चार्ज ही प्रोड्यूस कर पाऊंगा। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? लेट अस से मैंने इस बॉडी को चार्ज किया बाय अमाउंट Q, एंड Q इज इक्वल टू एन ई, और ज़्यादा अच्छे से लिखूं तो प्लस माइनस एन ई। यहाँ पे n क्या है? n इज एन इंटीजर, एक इंटीजर। E क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे इस इंटीजर का मतलब है, अगर मैं आपको इंटीजर्स बताऊं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आर नथिंग बट नॉन डेसिमल नंबर विच कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर n पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली जो चार्ज, जिस बॉडी को मैं चार्ज कर रहा था उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर n नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नंबर्स होते हैं नॉन डेसिमल, मतलब कि Q विल बी इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। n कुछ भी वैल्यू रख सकता है, लाइक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ऐसे, एंड ऐसी वैल्यू जो जिसमें कोई डेसिमल ना हो। ओके, ये n इंटीजर ही क्यों हुआ? ये इसलिए क्योंकि आप लोग पढ़ते होंगे कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है एक फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो पार्टिकल्स जिनको मैं तोड़ नहीं सकता। लेट अस से कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन लिया मैंने ऐसे, और उसे बीच में से इस तरह से दो हिस्सों में काट दिया, एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर। और अब मैं बोलूँगा सर यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, तो इस पे आ जाएगा कितना? 1.6 का आधा 0.8 इंटू 10⁻⁻19, और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इसके ऊपर भी कितना? 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। हम उन इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक नहीं कर सकते। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो n होगा ये इंटीजर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कई बारी बोर्ड्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरह का क्वेश्चन? लेट मी जस्ट ऐड एन स्लाइड। तो बोर्ड में आपसे कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज आपको दे देगा। बोर्ड क्या, इवन JEE या बाकी एग्जाम्स की बात करूं, वहाँ पे भी क्वेश्चंस ऐसे देखे गए हैं। लाइक आपको चार्ज दे देगा, लेट अस से कि 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और पूछेगा कि इफ टेल मी इफ वेदर दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस or not.
तो हम लोग कैसे पता करेंगे? हम लोग यूज करेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज विच सेज, आई एम सॉरी, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज विच सेज दैट Q total charge on any body is equal to n into E, where n should be an integer or E is charge on one electron which is 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 6.4 Q की वैल्यू 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। सो यहां से ये तो गया। अब अगर मैं इस 6.4 को 1.6 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आने वाला है, 1.6 इंटू 4 इक्वल टू 6.4, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 आ जाएगी, विच इज 4 क्या होता है हमारे पास, एक इंटीजर। क्योंकि ये n की वैल्यू एक इंटीजर आ रही है तो मैं बोल सकता हूं कि दिस अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड। कैसे प्रोड्यूस होगा, जब मैं किसी मटेरियल से, ये n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से बोलूं, इंटीजर्स तो मैंने बोला, लेकिन इंटीजर क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये n, ठीक है। ये इंटीजर नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं बोलूंगा कि अगर मैं इस मटेरियल से 4 इलेक्ट्रॉन्स को, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनको बाहर निकाल दूं, तो मेरे पास जो चार्ज प्रोड्यूस होगा इस मटेरियल पे या फिर इस बॉडी पे, दैट विल बी दिस अमाउंट ऑफ चार्ज 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। सो आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को। सो आगे बात करते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ, आई एम सॉरी, द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या बोलता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज हमें कहता है कि लेट अस से हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज मैंने स्टोर करके रखा है, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn। तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि इस सिस्टम पे ओवरऑल चार्ज कितना है, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू द सम ऑफ individual charges, the sum of individual charges, that is Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 up to Qn, ठीक है। so this is the second property of the charge। अब move on करते हैं towards the conservation of charge, which is also the third property of our charge। so conservation of charge क्या बोलता है, conservation of charge says, सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है मेरे को, लेट अस से कि हमारे पास एक अगेन एक सिस्टम है, ऐसे जैसे सिस्टम कैसा होना चाहिए, एक आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए हमारे पास, एक आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है सर, ऐसा सिस्टम जो बाकी के एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग थलग है। लेट अस से यहाँ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है मेरे पास, बाहर की चीज़ें, सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये बिल्कुल अलग थलग होना चाहिए, मतलब ना बाहर की एनवायरनमेंट से कोई चीज़ अंदर आए, ना अंदर से बाहर जाए, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। क्या चीज़, मेनली हम लोग बात करते हैं मैटर एंड एनर्जी, मतलब ना बाहर से एनर्जी अंदर जाएगी, ना अंदर से बाहर आएगी, ऑल्सो ना बाहर से मैटर अंदर जाएगा, ना अंदर का मैटर बाहर आएगा। अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो उसे बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। अगर एग्जांपल दूं मैं आप लोगों को तो हम लोग थर्मोफ्लास्क बॉटल्स यूज़ करते हैं। सो उसमें हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी डालेंगे और शाम इवन लेट अस से कि वो 10-12 घंटे तक अगर पानी क्या रहता है, गर्म रहता है, मतलब जो पानी के पास हीट एनर्जी थी वो बाहर को लूज नहीं हुई। क्यों लूज नहीं हुई, क्योंकि जो मेरे पास थर्मोफ्लास्क थी उसकी वॉल्स कैसी थी, उसकी वॉल्स थी एडियाबेटिक, या सिंपली बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझाऊं तो वो वॉल्स प्रिवेंट कर रही थी एनर्जी को बाहर जाने से और बाहर की एनर्जी, या फिर बाहर की एनर्जी को अंदर आने से। ऑल्सो हमने बॉटल का कैप बंद किया है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ना पानी बाहर जाएगा, ना हवा या फिर पानी अंदर आएगा, ठीक है। सो ये होता है हमारे पास आइसोलेटेड
सिस्टम। अब किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मान लो, एग्जांपल दूं मैं तुम्हें कि 3 बॉडीज हैं मेरे पास। पहली के ऊपर चार्ज मान लो 2 कूलम, दूसरी के ऊपर 4 कूलम और पांचवी के ऊपर -11 कूलम। अब इस सिस्टम को या फिर इस बॉक्स को क्या किया मैंने, शेक किया, इसे शेक किया, या फिर सिंपली बोलूं तो इन तीनों चार्जेस को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आया मैं। तो क्या होगा, अब हो सकता है कि इनके बीच में हो चार्ज ट्रांसफर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, हो सकता है इलेक्ट्रॉन इस -11 कूलम वाली बॉडी से जंप करके इस 2 कूलम वाली बॉडी पे चले जाएं या फिर 4 कूलम वाली बॉडी पे चले जाएं। तो हाइपोथेटिकली अगर मैं बोलूं, लेट अस से कि आफ्टर कांटेक्ट जो पहली बॉडी थी उसके ऊपर चार्ज आ गया, उसका चार्ज 2 कूलम से हो गया मान लो 3 कूलम, इसका 4 कूलम से हो गया 5 कूलम। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम शुड बी कंजर्व, दैट इज जितना चार्ज किसी सिस्टम के अंदर इनिशियली था उतना ही फाइनली रहना चाहिए। यहां पे लिख देता हूं मैं दैट Q इनिशियल शुड बी इक्वल टू Q फाइनल। सो इनिशियली मेरे पास कितना चार्ज था, 4 जमा 2 6 और 6 जमा -11 कूलम, दैट इज इक्वल टू कितना, -5 कूलम। अब फाइनल चार्ज शुड बी इक्वल टू द इनिशियल चार्ज, तो ये तो इनिशियल चार्ज आ गया मेरे पास। अगर मैं फाइनल चार्ज निकालना चाहूं, दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू -5। तो फाइनल चार्ज तो मेरे पास मुझे दो ही बॉडीज का पता है, दैट इज 3 + 5 प्लस लेट अस से कि इसके ऊपर मैंने मान लिया x अमाउंट ऑफ चार्ज, तो x इक्वल टू -5 कूलम। यहां से x कितना निकल के आएगा, x विल बी इक्वल टू कितना, -5 - 3 विच इज -13। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा बच्चों, -13 कूलम। ओके, सो दिस इज द third law of the third property of the charge, that is law of conservation of charge। या फिर इसे और ज़्यादा रिफाइंड इसकी डेफिनेशन में आपको बताऊं तो वो कुछ इस तरह से होगी, दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, which means that charge can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another। और कैसे ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स और बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज वर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आगे मैं बात करूंगा दैट हाउ वी कैन प्रोड्यूस चार्ज, हाउ वी कैन प्रोड्यूस चार्ज। तो सबसे पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कि मुझे चार्ज प्रोड्यूस करना है, किसी बॉडी को मुझे चार्ज करना है। लेट अस से कोई बॉडी है मेरे पास, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, लेट अस से ये एक बॉडी है, ये अभी न्यूट्रल है, लाइक इसके ऊपर कितना चार्ज है, न्यूट्रल बॉडी के ऊपर 0 चार्ज। मुझे इसे चार्ज करना है, तो मैं कैसे कैसे किसी बॉडी को चार्ज कर सकता हूँ। सो पहला मेथड हमारे पास है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कि क्या करो, तो बॉडीज लो और उन्हें आपस में रब करो। तो जब हम रब करेंगे तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लाइक इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है इस बॉडी से जंप करके इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे चले जाए, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही क्या प्रोड्यूस होते हैं, चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। तो इस वाली बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाली पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो दिस इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में आता है रबिंग अ ग्लास रॉड विद सिल्क। ओके, सो ऐसा करने से क्या होता है, जो ग्लास रोड पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं सिल्क के ऊपर। सो सिल्क के ऊपर आ जाएगा, सिल्क के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ग्लास के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ओके, ओके, सॉरी ग्लास के ऊपर आएगा, ग्लास के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और सिल्क के ऊपर नेगेटिव। ओके, सो दिस इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और सेकंड मेथड है हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है कि सपोज मैं एक
न्यूट्रल बॉडी है लेट अस से मेरे पास, मुझे इसे चार्ज करना है। सो पहली टेक्निक तो मैंने बताई चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरी टेक्निक है कि मैं क्या करूं, इस न्यूट्रल बॉडी को कांटेक्ट में लेके आऊं किसके, एक ऑलरेडी चार्ज बॉडी के, जिसके ऊपर हो सकता है लेट अस से कि पहले से ही उसके पास नेगेटिव चार्ज, ओके, क्यू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा, क्या होगा, कांटेक्ट, तो यहां से क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहां से चार्ज मूव करेगा टुवर्ड दिस बॉडी, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कम कंसंट्रेशन थी नेगेटिव चार्ज की, और अल्टीमेटली ये बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज्ड, ये बॉडी चार्ज्ड हो जाएगी। ओके, सो दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। एग्जाम्पल में आता है अपना टचिंग अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर विद अ नेगेटिवली चार्ज रॉड। ओके, सो दिस इज एग्जाम्पल। नेक्स्ट टेक्निक में बात करूं टू प्रोड्यूस चार्ज इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, इस प्रोसेस में हम लोग किसी चीज को चार्ज करते हैं विदाउट एनी कांटेक्ट, बिना कुछ कांटेक्ट बनाए। कैसे प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में मैंने क्या किया कि दो बॉडीज को पास लाया मैं, पहली बॉडी के ऊपर ऑलरेडी चार्ज था, दूसरी बॉडी न्यूट्रल थी, तो पहली चार्ज बॉडी ने क्या किया, इस न्यूट्रल बॉडी को भी चार्ज कर दिया। अब इंडक्शन में मैं क्या करूंगा, अगेन मैं एक ऑलरेडी चार्ज बॉडी लूंगा, लेट अस से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इसको दूसरी बॉडी के पास लेके आऊंगा जिसके ऊपर हो सकता है कोई भी चार्ज ना हो, विच इज न्यूट्रल। बट अब इस कंडीशन, इस केस में मैं इन दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं बनाऊंगा। ओके, मुझे कांटेक्ट नहीं बनाना है, जस्ट इन दोनों को पास लेके आना है। तो जब मैं ये करूंगा तो क्या होगा, जो इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज लाइक इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिपेल हो जाएंगे, बिकॉज इस पहले वाली बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि रिपेल हुए तो वो भाग के इस तरफ चले जाएंगे, इस तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये बॉडी क्या हो गई, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज। सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, सो फर्दर मूव करते हैं हम लोग टुवर्ड्स कूलम्स लॉ। सो कूलम्स लॉ हमें क्या बोलता है, या फिर हम कूलम्स लॉ किस कंडीशन में या फिर कहाँ पे यूज करते हैं। सो कूलम्स लॉ is used to find the force of attraction or repulsion between two charges, the force of attraction or repulsion between two charges। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं दो चार्ज लूं Q1 एंड Q2, तो हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें या फिर एक दूसरे को रिपेल करें, या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। अट्रैक्ट किस कंडीशन में करेंगे, इट्स रिपेल, ओके, इट्स रिपेल। सो अट्रैक्ट किस कंडीशन में करेंगे, जब दोनों चार्जेस डिसिमिलर होंगे, एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव। रिपेल किस कंडीशन में करेंगे, जब दोनों चार्जेस सेम होंगे, लाइक बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव और बोथ द चार्जेस आर नेगेटिव। ओके, सो यहाँ पे आपको एक मीम भी दिखाई दे रही होगी, लाइक आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसा जैसा होता है। और अगर मैं कूलम्स लॉ के फॉर्मूले की बात करूं, सो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा जैसा होता है। सो ये दोनों फॉर्मूलाज ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो ऐसे एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं दैट कूलम स्टोल द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन। सो दिस इज क्वाइट फनी मीम राइट हियर। सो चलिए शुरू हम मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स द कूलम लॉ। ठीक है,
सो कूलम लॉ से शुरू करते हैं। सो कूलम लॉ क्या बोलता है, दैट फोर्स ऑफ interaction of two stationary point charge in a vacuum is directly proportional to the product of these charges and inversely proportional to the square of their separation distance. So पहली कंडीशन मैं बोल सकता हूँ दैट लेट अस से कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। ये अब इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन विच कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है, कुछ भी फोर्स हो सकती है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी कि पहली बॉडी के ऊपर, पहले चार्ज के ऊपर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है Q1। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, दैट फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू Q2 कि सेकेंड बॉडी के ऊपर या सेकेंड मास के ऊपर कितना चार्ज। थर्ड कंडीशन क्या होगी, दैट फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स या इन दोनों बॉडीज के सेंटर ऑफ मास एक दूसरे से कितनी दूर है। ओके, दिस इज सेंटर ऑफ मास 1, दिस इज सेंटर ऑफ मास 2। ओके, तो ये होगा R। जब मैं इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करता हूं तो मेरे पास एक कंबाइंड इक्वेशन निकल के आती है विच इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वेयर विच इज कूलम्स लॉ। अब अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को मैं हटाऊं तो F विल बिकम इक्वल टू K Q1 Q2 divided by R square where K is the constant of proportionality। और इस K की क्या वैल्यू होती है, इस K की वैल्यू होती है 9 इंटू, यहाँ लिख रखी है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, और फर्दर अगर इस K को हम समझें तो इस K की फर्दर वैल्यू क्या होती है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी कांस्टेंट, और इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं। लाइक हमने ये चार्जेस कहाँ पे रखे हैं, इसके आसपास का जो स्पेस है उसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम, या मैं बोल सकता हूँ ये एक फ्री स्पेस है। अगर ये फ्री स्पेस नहीं होगा तो K विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या होगा, परमिटिविटी ही होगी, लेकिन किसकी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ओवरऑल K की वैल्यू क्या कर जाएगी, वेरी कर जाएगी। अगर एप्सिलॉन नॉट या फिर ये एप्सिलॉन इंक्रीज करेगा तो K डिक्रीज करेगा, और अगर एप्सिलॉन डिक्रीज करेगा तो K इंक्रीज करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, चलिए, तो आई होप कि कूलम लॉ आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स एन एग्जाम्पल फ्रॉम एनसीईआरटी विच इज एग्जाम्पल नंबर 1.7। तो बच्चों, फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू चार्ज 2 विल बी इक्वल टू K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। अब मेरे पास ये दोनों फोर्सेज निकल के आ गई, ये भी और ये भी। इन दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर, इसका भी K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। अब मुझे निकालना है इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि मुझे क्या दे देगा, F3, फोर्स ऑन बॉडी 3। तो अगेन हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सो इसको मैं नाम दे देता हूँ M, इसे भी मैं नाम दे देता हूँ M। तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, M स्क्वायर प्लस, मतलब ये आएगा रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज F3, M स्क्वायर प्लस 2AB दैट इज M इंटू M विल गिव M स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे एंगल बिटवीन वेक्टर्स आप लोगों को दिख रहा होगा कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि ये पूरी की पूरी साइड्स क्या फॉर्म कर रही हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो थीटा विल बी कितना, 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है मेरे पास कितनी, 1/2। तो अगर मैं यहाँ पे F3 निकालूँ तो ये निकल के आएगा 2M स्क्वायर 1 प्लस 1/2।
सो F3 को फर्दर अगर मैं सॉल्व करूं तो बच्चों ये आएगा मेरे पास 2m² इंटू 3/2, 2 से 2 चला जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू √3m। और m क्या था मेरे पास? m था यहाँ पे kq²/L², so it will be kq²/L². So this will be the force on what will be this will be the force on charge 3. So इस तरह से हम लोगों ने एक एक करके तीनों चार्जेस पे फोर्सेस निकाल ली यूजिंग कूलम्स लॉ। अब हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी कर लिया और कूलम्स लॉ भी पढ़ लिया। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड, और आगे हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइंस ऑफ फोर्सेस। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं गॉस लॉ, और ऐसे करते करते पोटेंशियल, एंड देन फाइनली कैपेसिटर्स के साथ आप लोगों का ये चैप्टर या फिर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। सो चलिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो इतनी देर से मैं आप लोगों को बता रहा था कि कोई चार्ज Q किसी दूसरे चार्ज Q के ऊपर क्या करता है, फोर्स लगाता है। अब वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है या रिपल्सिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दीज टू चार्जेस। अब लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा क्या हो रहा है कि ये चार्ज इस दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, मतलब क्यों, आखिर क्यों? जैसे कि आप लोग 11th क्लास में ग्रेविटेशन में पढ़ते होंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी में, कि दो मासेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाते हैं। अब क्यों लगाते हैं उसका भी शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, नहीं है तो मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी मास जब उस मास m को, इस मास m को अगर मैं स्पेस टाइम में रखूँगा, स्पेस टाइम में प्लेस करूँगा, तो ये क्या करेगा, इस स्पेस टाइम फैब्रिक, एक तरह से ऐसा समझ लो कि हम लोगों ने स्पेस और टाइम को मिला के एक फैब्रिक बनाया, और जब मैं इस मास को इस स्पेस टाइम के फैब्रिक के ऊपर रखूँगा तो ये इसे क्या करेगा, एक तरह से नीचे की तरफ इस तरह से बेंड करेगा बच्चों, ठीक है। स्पेस टाइम को क्या करेगा, बेंड। अब अगर यहाँ पे एक गड्ढा बन गया तो ऑब्वियस सी बात है कोई चीज़ इस गड्ढे के आसपास होगी, वो क्या करेगी, इस गड्ढे के अंदर फॉल करेगी, जिस वजह से हम लोगों को क्या दिखती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि मास क्या कर रहा है, अपने आसपास के स्पेस टाइम को बेंड कर रहा है, ठीक है। अब चार्ज भी कुछ करेगा स्पेस टाइम के साथ, क्या करेगा, ये अपने आसपास के स्पेस टाइम को, स्पेस एंड टाइम को इलेक्ट्रीफाई कर देता है बच्चों, इलेक्ट्रीफाई कर देता है। अपने आसपास के स्पेस टाइम को क्या करेगा, इलेक्ट्रीफाई करेगा, मतलब अपने आसपास कुछ फील्ड, ऐसा रीजन बनाएगा जहां पे स्पेस और टाइम के साथ कुछ हो रहा होगा। अब ये समझना आप लोगों के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि स्पेस टाइम के साथ हो क्या रहा है। इस केस में तो ये चलो बेंड हो रहा था, ये समझना आसान था, लेकिन ये कुछ अलग ही डायमेंशन में, ये चार्ज किसी अलग डायमेंशन में इस स्पेस टाइम के साथ कुछ कर रहा है। लेट अस से कि मान लो कि बेंड ही कर रहा है एक तरह से, ठीक है, किसी अलग डायमेंशन में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ आसपास एक फील्ड, एक रीजन क्रिएट हो रहा है, जिस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये दूसरा चार्ज क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि या फिर ऐसा समझ लो कि अगर समझाया जाए कि दो चार्जेस क्यों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सो दिस इज़ अ लिटिल एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो डेफिनेशन आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या बोलती है, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या स्ट्रेंथ यहाँ स्ट्रेंथ से यहाँ पे मतलब है इसका मैग्नीट्यूड। ओके, स्ट्रेंथ का मतलब है मैग्नीट्यूड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज QT प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो चलो इसे समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। सो मैंने क्या बोला आपको कि कोई एक चार्ज है, मान लो मेरे पास Q, ये किसी दूसरे चार्ज QT को, इसे नाम दे देते हैं हम लोग QT, दैट इज टेस्ट चार्ज। मतलब इस Q चार्ज को टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने इस चार्ज को यहाँ पे रखा है। जैसे कि हम लोग करते हैं ना कि किसी सॉकेट के अंदर करंट है या नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट पेन लेके आते हैं, टेस्ट पेन वहाँ पे लगाएंगे, और अगर लाइट चल रही है तो मतलब करंट फ्लो कर रहा है थ्रू द सॉकेट। सिमिलरली
यहाँ पे हम लोगों ने एक क्यू टेस्ट चार्ज रखा, अगर क्यू टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगेगी मतलब ये चार्ज क्या है, ये आई एम सॉरी, ये चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है, इसका मतलब है, ठीक है, यहाँ पे प्लेस्ड है, और यूजिंग दैट फोर्स हम लोग इस क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, मे बी ये कितना डिस्टेंस दूर है इस क्यू टेस्ट चार्ज से ये भी निकाल सकते हैं। सो इसे बोलते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो हम लोगों ने एक टेस्ट चार्ज रखा। अब मैंने आपको क्या बोला, ये क्यू चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि मान लो ये भी पॉजिटिव है, क्यू टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इसे रिपेल करेगा। अब मुझे ये पता करना है कि चलो रिपेल तो करेगा और कितनी फोर्स से करेगा वो भी मुझे पता है, लेट अस से के क्यू इंटू क्यू टी डिवाइडेड बाय इन दोनों के सेंटर ऑफ मासेस का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मान लेते हैं, यहाँ पे आर है, सो इट विल बी दिस के क्यू इंटू क्यू टी डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर फोर्स से करेगा। सो अब ये तो आई मेरे पास टोटल फोर्स कि ये क्यू चार्ज इस क्यू टी टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स लगाएगा, लेकिन मुझे ये पता करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चार्ज क्या करता है, अपने आसपास के स्पेस टाइम को इलेक्ट्रीफाई करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रीफाई करता है, इस स्पेस टाइम को इलेक्ट्रीफाई करेगा। मुझे पता करना है कि ये क्यू चार्ज इस स्पेस टाइम को हाउ मच क्वांटिटी इट इज गोइंग टू इलेक्ट्रीफाई स्पेस टाइम, कि इसकी कितनी पावर या कितनी कैपेबिलिटी है इस आसपास के स्पेस टाइम को इलेक्ट्रीफाई करने की। सो मुझे पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या निकल के आया, के क्यू इंटू क्यू टी डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, लेकिन मुझे निकालनी है कि सिर्फ इस क्यू चार्ज की कितनी कैपेबिलिटी है अपने आसपास के स्पेस को इलेक्ट्रीफाई करने की। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्यू टी को इस इक्वेशन से बाहर निकालना पड़ेगा। अब इसे बाहर निकालने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, इस क्यू टी को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो मेरे पास बन जाएगा एफ बाय क्यू टी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वेयर, और इस एफ बाय क्यू टी को हम लोग बच्चों नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई। सो ई विल बी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, वेयर k is the constant, okay, constant of Coulomb's law, and q is the charge, कौन सा चार्ज, जिसे हम स्टडी कर रहे हैं, और ये r क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस दूर निकाल रहे हैं इस चार्ज से, इस q चार्ज से, इस लेटर से यहाँ पे बना रहा हूँ मैं q चार्ज, ये कि इस q चार्ज से r डिस्टेंस दूर मैं निकाल रहा हूँ कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर r इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि e के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो e क्या करेगा, जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा e घटता जाएगा, ठीक है, r बढ़ेगा तो e घटेगा, ऑब्वियस सी बात है। सो ये बेसिक सी डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड e की, आई होप आप लोगों को समझ आई हो। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन या फिर जो पॉइंट्स हमारे सामने लिख रखे हैं उन्हें पढ़ूँ, तो ये बोलते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स आर हेल्पफुल इन विजुअलाइजिंग द फील्ड पैटर्न, मतलब इस चार्ज ने अपने आसपास के स्पेस टाइम को किस हद तक इलेक्ट्रीफाई करके रखा है उसको अगर मुझे विजुअलाइज करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम अपने घर का नक्शा बनाते हैं, राइट, कि जी यहाँ पे होगा मेरा टॉयलेट, यहाँ जैसे होगा मेरा किचन, और यहाँ कहीं पे मेरा लिविंग एरिया। सो हम लोग इस तरह से क्यों बनवाते हैं अपने घर का नक्शा, बिना नक्शे के भी तो घर बन सकता है, राइट। पुराने ज़माने में बिना नक्शे के ही हम लोग घर बनाते थे, इवन मेरा घर भी बिना नक्शा पास किए बना था पहले के टाइम पे। सो हम लोग नक्शा क्यों बनाते हैं, ताकि हम लोग विजुअलाइज कर सकें कि मेरा बनने वाला घर आखिरकार दिखेगा कैसे, मतलब कहाँ जैसे कौन सा कमरा होगा। सिमिलरली मैं इस चार्ज को भी विजुअलाइज करना चाहता हूँ कि इसने अपने आसपास के स्पेस टाइम को किस कदर इलेक्ट्रीफाई करके रखा है, ओके। तो उस चीज़ को समझने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का यूज़ करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इन्हें बोलते हैं, ठीक है। सो और अच्छे से समझाऊं तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ
फोर्सेस और कुछ नहीं होता है कि अगर सिंपली बोलूँ तो अगर मैं कोई चार्ज क्यू यहाँ पे रखूँगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी और वो मूव करेगा, जिस पाथ पे वो मूव करेगा वो उसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बन जाएगी। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है या फिर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड करती है, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है। तो पहली इंफॉर्मेशन जो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हम लोगों को प्रोवाइड करेगी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज अलोंग द टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स। मतलब चलिए ये मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा, इससे अगला वाला पॉइंट मैं आपको समझा लेता हूँ पहले। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ द और मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइन दैट क्रॉस अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द लाइन। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जैसे कि मान लो ये मैंने बनाई किसी पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब ये सेकंड पॉइंट मुझे बोल रहा है कि बिल्कुल आसान सी भाषा में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसका मतलब है जहां पे वेयर फील्ड लाइंस आर क्लोजर, या जहां पे फील्ड लाइंस डेंस होंगी वहां पे दैट विल बी रीजन ऑफ मोर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि इस रीजन पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे को ज़्यादा डेंस दिखेंगी। मतलब इस पेरीमीटर या फिर एक स्फीयर के राउंड का एरिया, इस स्फीयर के राउंड का एरिया अगर मैं लूँ तो मुझे क्या दिखेगा कि यहाँ पे इस एरिया में मान लो कितनी फील्ड्स पास कर रही है इस एरिया के थ्रू, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय एरिया इसका मान लो ए, तो ये आ गई इसकी एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डेंसिटी। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा दूर चले जाऊं यहाँ पे तो दिखती सी बात है ये एरिया क्या होगा, इंक्रीज, ये एरिया इंक्रीज हो जाएगा। एरिया इंक्रीज होगा तो ये इंटेंसिटी जो मैंने निकाली ये डिक्रीज होगी। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी क्या आएगी, लेस। ठीक है, और यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़्यादा इंटेंसिटी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, ये था सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पहले पॉइंट की बात करते हैं कि अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ फील्ड निकालनी है, ठीक है, तो अब जैसे कि मान लो मैंने दो चार्जेस लिए, एक प्लस क्यू एक नेगेटिव क्यू चार्ज। ठीक है, सो इस केस में नेगेटिव क्यू चार्ज, ठीक है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे ऐसे बनती है। दैट इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर को निकलेंगी ऐसे और नेगेटिव चार्ज की तरफ को जाएंगी। तो किसी भी पॉइंट पे मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो मैं एक टेंजेंट लगाऊंगा और वो टेंजेंट मुझे क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। अब जब हमने बोल ही दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो दिखती सी बात है जिस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ओके, क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब अगर मुझे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, ट्रायंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब थोड़ा सा और देख लीजिए कि सपोज मेरे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है। सो ये दूसरे टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो दूसरे टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब फोर्स कहाँ को लगाएगा, बाहर की तरफ को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होगी, बाहर की तरफ को। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के अंदर से बाहर की तरफ को जा रही होंगी। ठीक है, कुछ इस तरह। और नेगेटिव चार्ज अगर मैं लूँ तो एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स कहाँ को लगाएगा, अपनी तरफ। सिमिलरली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहाँ को मैं दिखा दूंगा, टुवर्ड्स दिस नेगेटिव क्यू चार्ज। Okay, so this was all about the electric field and electric field lines. तो बच्चों हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है एंड देन
उसके बाद हमने डिस्कस किया दैट व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसमें मैंने आपको बताया कि एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड्स होंगी वो पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होंगी और उनको हम पॉइंट करेंगे आउटवर्ड्स। ठीक है, ये एरो होगी आउटवर्ड्स, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की तरफ, आउटसाइड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव चार्ज के केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज के अंदर को जाएंगी कुछ ऐसे। ठीक है, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो होगी नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ को, या फिर सिंपली बोलूं तो नेगेटिव चार्ज की तरफ पॉइंट करती हुई। ठीक है, ये बेसिक जैसी। अब मान लो कि कहीं पे किसी जगह पे एक पॉजिटिव चार्ज है और उससे थोड़ी दूर एक नेगेटिव चार्ज। इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कुछ ऐसी होंगी, लाइक दिस। मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज के अंदर को जाएंगी कुछ ऐसे, इस तरह से। ओके, और अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं कुछ ऐसे, एक पॉजिटिव चार्ज ये, दूसरा पॉजिटिव चार्ज ये, तो इनके केस में जो इनकी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो एक दूसरे को इस तरह से कुछ रिपेल करेंगी, मतलब क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, तो इस तरह से इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें देखने को मिलेंगी। ओके, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। सो यहाँ पे एक थर्ड प्रॉपर्टी भी होती है इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। द थर्ड प्रॉपर्टी इज कि दैट द इलेक्ट्रिक field lines of a charge do not cross each other। मतलब अगर मेरे पास कोई एक चार्ज है, लेट अस से कि एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। मतलब यहां से मान लो मैं ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दूं, या यहां से ऐसे को, तो ये क्या कर रही है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E1 को ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E2 कट कर रही है। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मान लो इस पॉइंट पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो मेरे पास पहली जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वो बोलती है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, वो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेक्टर की डायरेक्शन दे देगी। लेकिन अगर यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, मतलब किसी एक पॉइंट पे किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस होंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो इसलिए कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, गिवन दैट कि वो सेम चार्ज से जनरेट हो रही है। ठीक है, सो ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास गॉस लॉ। सो गॉस लॉ पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आया हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सो उसी से एक फर्दर आके जाके एक चीज निकल के आएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर मैं सिंपल से फॉर्मूला लिखूं तो वो कुछ ऐसा जैसा होगा दैट फाई ई, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, और इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। यहां पे ये ई क्या होता है, ये होता है ई वेक्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ओके, या सिंपली बोलूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये। और ये ds क्या होता है, दिस इज नथिंग बट एरिया। अब कौन सा एरिया, वो एरिया जिसके थ्रू मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, कुछ ऐसे जैसे मान लो कि इस एरिया से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को आ रही हैं, तो ये एरिया हो जाएगा मेरे पास ds। ठीक है, और यहां पे इनके बीच में है एक डॉट का साइन, ये और कुछ नहीं है बच्चों, ये डॉट प्रोडक्ट है। हम लोग क्या करेंगे, इस ds को भी एक वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। अगर आप लोगों का नॉन मेडिकल हो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स में दैट
हम लोग मैथ्स में हमारे पास एक चैप्टर होता है जिसमें हम लोग एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इस डी एस डीएस को एज अ वेक्टर ट्रीट करेंगे। और अगर आपका मेडिकल है देन आपको सिंपली इतना याद रखना है कि हम लोग डीएस को एज अ एरिया वेक्टर ट्रीट करेंगे। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मान लो ये मेरे पास कोई एरिया एलिमेंट है, तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाऊंगा, वो इस एरिया की डायरेक्शन, मान लो एन कैप। एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर जो इस एरिया की डायरेक्शन दिखा रहा है, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस दिस सरफेस, ओके, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो दिस इज ये हल्की सी एक डेफिनेशन अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। सो आई होप ये आपको समझ आया हो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आया फाई ई इक्वल्स ई डॉट डी एस और इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, जहां पे ई क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एंड डी एस वॉज एरिया वेक्टर, ठीक है। और अगर मैं इस फॉर्मूला को फर्दर खोलूं तो ये निकल के आएगा फाई ई इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, जहां पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड ds वेक्टर इज एरिया वेक्टर, ओके। सो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा। अब अगर मैं आपको समझाऊं कि ये फाई देखने में कैसा दिखेगा, तो मान लो ये मेरे पास कोई सरफेस है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह निकल रही हैं, कुछ ऐसे जैसे, ठीक है। और अगर मैं इस सरफेस के एक लाइन बनाऊं जो कि इस सरफेस के नॉर्मल होगी, वो मुझे कुछ ऐसी जैसी दिखाई देगी बच्चों। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके। सो वो लाइन मुझे कुछ ऐसी जैसी दिखाई देगी, एक नॉर्मल बनाऊंगा इस सरफेस के, ओके। ये सरफेस और कुछ नहीं है, ये एक एरिया एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है, एक एरिया एलिमेंट जिसे मैंने नाम दे दिया ds, और ये उसके नॉर्मल, इसकी डायरेक्शन एन कैप से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग कि एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन बता रहा है, किसकी डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की, ठीक है। अब आप लोगों को दिखेगा कि ये जो रेड कलर में मैंने बना रखा है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है मेरे पास ये। तो ये आ गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ये जो एन कैप बनाया है ये और कुछ नहीं है, ये ds वेक्टर की मैंने डायरेक्शन दिखाने के लिए एन कैप लगाया है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप एन कैप को हटा भी सकते हैं, ठीक है, यहां से हटा दो। और ये सिंपली ये जो ब्लू कलर में, ये जो ब्लू कलर में आपको वेक्टर दिखाई दे रहा है, ये है डी एस वेक्टर, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में आपको जो एंगल दिखाई देगा, दैट इज नथिंग बट थीटा। अब मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं कि दो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं। अब वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप वेक्टर्स को विदाउट रोटेटिंग कहीं से भी उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं। मतलब अगर ये वेक्टर अभी यहाँ पे प्लेस्ड है, ये वी वेक्टर अगर यहाँ पे प्लेस्ड है, मैं इसको उठा के यहाँ पे लेके जा सकता हूँ। बस मुझे क्या करना है, इसको रोटेट नहीं करना है, ठीक है, इसका सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन करना है, मतलब यहाँ से सीधा उठा के वहां लेके गया बिना रोटेट किए, ठीक है। सो ऐसा करने से मुझे क्या फायदा होगा कि मान लो मेरे पास कुछ दो वेक्टर इस तरह से दे रखे हैं, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। अब मुझे क्लियरली नहीं दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, तो मैं क्या करूंगा, इसे उठा के इसके साथ जोड़ दूंगा। अब जोड़ेंगे कैसे, टेल टू टेल जोड़ेंगे बच्चों, ठीक है। इस ए वेक्टर की टेल जोड़ूंगा इस सॉरी इस बी वेक्टर की टेल इस ए वेक्टर की टेल के साथ जोड़ दूंगा, कुछ ऐसे। और जब मैं इन दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल जोड़ दूंगा तो जो एंगल एनक्लोज होगा इन दोनों के बीच में, वो होगा एंगल बिटवीन, थीटा विल बी एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या है, इट इज नथिंग बट थीटा, ठीक है। सो ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया, दैट इज कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आखिर होता क्या है, ओके। आई होप इतना सबको क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग गॉस लॉ की तरफ, चलो गॉस लॉ।
सो गॉस लॉ हमें क्या बोलता है, द नेट फ्लक्स ऑफ ई थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 over epsilon naught times the net charge enclosed by the surface। ठीक है, ये बोलना क्या चाहता है, ये सिंपली ये बोल रहा है कि अगर मैं किसी क्लोज सरफेस का, किसका, एक क्लोज सरफेस का, अब बच्चों क्लोज सरफेस से यहां पे इसका मतलब है सिंपली, अगर बिल्कुल एक वर्ड में आपको समझाऊं तो इसका मतलब है 3D सरफेसेस। ठीक है, 3D सरफेसेस, जैसे कि यहां पे मेरे पास एक मान लो क्यूबॉइड है, ठीक है, ऑफ लेंथ L, ब्रेड्थ B एंड हाइट H। तो इसका जो टोटल सरफेस होगा ये एक तरह से एक क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस का मतलब कि अगर मैं यहां से चलना शुरू करूं किसी भी डायरेक्शन में, तो मैं घूमते 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 वापस कहां पे आ जाऊंगा बच्चों, उसी पॉइंट पे वापस आ जाऊंगा। मतलब ये एक क्लोज सरफेस फॉर्म कर रहा है, राइट। यहां से जाऊंगा तब भी घूमते हुए वापस उसी पॉइंट पे वापस आ जाऊंगा, तो ये क्लोज सरफेस हुआ। अगर मैं एक सिलेंडर ले लूं लाइक दिस, ओके, एक मिनट में यहां पे बनाता हूं लाइक दिस, एक सिलेंडर अगर मैं बनाऊं तो आपको दिखेगा कि ये सिलेंडर भी क्या है, एक क्लोज सरफेस। मैंने यहां से चलना शुरू किया, कुछ इस तरह से गया और घूमते फिरते वापस उसी पॉइंट पे, यहां से चलना शुरू किया, घूमते फिरते फिर से उसी पॉइंट पे, तो मैं वही सारी पाथ फॉलो करूं, मैं घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाऊंगा। तो वो सरफेसेस होंगे मेरे कैसे सरफेसेस, क्लोज सरफेसेस। मतलब अगर मैं एक 2D ऑब्जेक्ट हूं या फिर एक 2D बीइंग हूं, ठीक है, एक 2D ऑर्गेनिज्म हूं, मेरे पास सिर्फ 2 डायमेंशन का कंसेप्ट है, मैं उड़ नहीं सकता, सिर्फ चल सकता हूं, तो मैं इस सरफेस से कभी एस्केप नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं इस सरफेस से कभी एस्केप नहीं कर पाऊंगा। सो मेरे लिए एक ऐसा सरफेस होगा, एक क्लोज सरफेस। ठीक है, एक तरह से बंद हूं मैं इस सरफेस के अंदर, फंसा हुआ हूं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोज सरफेस। और अगर ज्यादा मुश्किल लगे आप लोगों को तो सिंपली याद रखना है कि मेरे पास कैसे सरफेसेस होने चाहिए, 3D सरफेस होना चाहिए मेरे पास। वो 3D सरफेस क्या फॉर्म करेगा, एक क्लोज सरफेस फॉर्म करेगा। ठीक है, कोन भी एक क्लोज सरफेस फॉर्म करेगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, सो मोस्टली हम लोग ये 2 सरफेसेस ज्यादा यूज करते हैं, एक ये सिलेंडर एंड द सेकंड वन इज दिस अ स्फीयर। ठीक है, एक स्फीयर भी क्या होगा, एक 3D सरफेस होगा जो कि क्लोज सरफेस होगा। ठीक है, इसमें भी मैं किसी भी पॉइंट से चलना शुरू करूं तो घूमते फिरते वापस उसी पॉइंट पे आ जाऊंगा। ठीक है, ऐसा 2D सरफेसेस के साथ नहीं हो सकता बच्चों। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दूं, तो मान लो मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, मैं यहाँ से गया 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 गया, और अल्टीमेटली क्या आएगा, एक एच मिलेगा मुझे यहाँ पे। डेफिनेटली एक 2D सरफेस है तो इसकी कुछ थिकनेस नहीं होगी, जैसे ऐसे कोई इसकी थिकनेस नहीं होगी, तो मैं अल्टीमेटली क्या करूँगा, नीचे को गिर जाऊंगा। ठीक है, तो ये एक क्लोज सरफेस नहीं होगा, इसमें नहीं घूम के आ सकता। ठीक है, 2D सरफेस है। ठीक है, सो गॉस लॉ के केस, गॉस लॉ हमेशा कहां पे वैलिड होगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 2D सरफेसेस के लिए। ठीक है, वो सरफेसेस, सॉरी नॉट 2D, 3D सरफेसेस के लिए। मतलब वो सरफेसेस जो 3 डायमेंशनल होंगे या फिर किसी 3 डायमेंशनल बॉडी का सरफेस जो होगा, हम उसी को कंसीडर करेंगे अगर हम लोगों को गॉस लॉ अप्लाई करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा दैट गॉस लॉ का फॉर्मूला, दैट इंटीग्रेशन, दैट इज, यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा सर्कल दिखेगा, यहाँ पे राइट, यहाँ पे एक सर्कल दिखेगा। ये सर्कल और कुछ नहीं, एक क्लोज सरफेस, एक क्लोज लाइन इंटीग्रल को रिप्रेजेंट, सॉरी नॉट क्लोज लाइन इंटीग्रल बट क्लोज सरफेस इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक क्लोज सरफेस इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है। सो इट इज इक्वल टू, दैट इज E डॉट ds, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बच्चों, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बताया था आपको, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहाँ पे ये Q क्या होगा, ये Q क्या होगा, ये Q होगा वो चार्ज जो इस सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है। मतलब इस सरफेस के अंदर हम लोगों ने जो चार्ज रख रखा है। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास इस तरह से एक स्फीयर है, तो ये Q चार्ज कौन सा चार्ज होना चाहिए, जो इस स्फीयर के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, इस स्फीयर के अंदर ये चार्ज होना चाहिए। अगर चार्ज बाहर है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, सिर्फ उसी चार्ज को कंसीडर करेंगे जो कि इस स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये चार्ज कौन सा होगा, प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस, या फिर मैं बोलूं नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब सरफेस के अंदर या फिर सरफेस के ऊपर रखा हुआ कोई चार्ज। ठीक है,
अगर सरफेस के बाहर चार्ज होगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस तरफ देखें तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक क्लोज सरफेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो किसकी इक्वल होगी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां पे क्यू क्या होगा बच्चों, चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। ठीक है, इनसाइड द सरफेस। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, दैट इज परमेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बता रखी है आप लोगों को। ठीक है, सो फर्दर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर हम लोग फाई ई लिख रहे हैं, ई डॉट डी एस। ठीक है, ई डॉट डी एस। अब मैं अगर यहां पे एक डी एस सरफेस बनाऊं जिसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे जैसे हो, ठीक है, ये डी एस वेक्टर की डायरेक्शन, और अगर मैं यहां पे आपको मान लो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बाहर निकल रही हैं, ठीक है, कुछ ऐसे जैसे, ऐसे ऐसे, तो आप लोगों को दिखेगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई और इस एरिया वेक्टर ds के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, मान लो थीटा डिग्री का एंगल ये फॉर्म कर रहे हैं, दैट बिटवीन दीज टू वेक्टर्स द एंगल एनक्लोज्ड इज थीटा। अब मैंने बोला फ्लक्स निकल के आएगा ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। इसका क्या मतलब है बच्चों, अब अगर मैं इस कॉस थीटा को इस ई के साथ लिख दूं तो मेरे पास आएगा ई कॉस थीटा इंटू डी एस, और ये ई कॉस थीटा और कुछ नहीं है, इस ई वेक्टर का एक कंपोनेंट है जो कि किस डायरेक्शन में होता है बच्चों, इसके मैं दो कंपोनेंट बना सकता हूं, एक ये, एक ये क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कंपोनेंट्स। तो ये वाला कंपोनेंट जो होता है, जो कि इस एंगल के सामने होता है, मतलब वो कंपोनेंट जो इस एंगल के साथ टच नहीं कर रहा, वो हमारे पास निकल के आता है ई साइन थीटा, और इस एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होता है ई कॉस थीटा। तो ये ई कॉस थीटा और कुछ नहीं है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वाला कंपोनेंट है जो कि इस एरिया वेक्टर के पैरेलल है, सिंपली बोलूं अगर मैं, इसके पैरेलल मतलब इसकी डायरेक्शन में। तो हम लोगों ने क्या किया, इस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर के उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया जो कि इसी के डायरेक्शन में था, तो हमारे पास क्या निकल के आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई, फाई ई। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई। और ये जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट था बच्चों, अगर इसे मैं देखूं तो ये किस डायरेक्शन में है, ये है परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर, तो हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ इस वाले कंपोनेंट को कंसीडर करते हैं जब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है ही इसमें कि मान लो मेरे पास कोई सरफेस है, मुझे ये जानना है कि इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकल रही है। जो ये वाली इस सरफेस के अलोंग होगी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो कभी इस सरफेस से एस्केप ही नहीं कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो यहां को है। अब मैंने बोला जो गॉस लॉ होगा उसमें हम लोग एक 3D सरफेस कंसीडर करेंगे, मान लो कुछ ऐसे जैसे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे को है इस सरफेस पे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां को जाएगी, बेंड होगी और घूमते फिरते वापस वहीं पे आ जाएगी। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से कभी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से कभी एस्केप ही नहीं कर पाएगी। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, मुझे क्या पता करना है कि इस सरफेस से बाहर को कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, मतलब इस सरफेस से मुझे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल रही है जो कि इससे बाहर की तरफ को आ रही है, ठीक है। तभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ आया हो आप लोगों को। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया गॉस लॉ। सो इसके बाद मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक कि अगर मेरे पास पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर मेरे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसके ऊपर मैंने एक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है यूनिफॉर्मली, उसकी वजह से कितनी फील्ड होगी, एक रिंग, ये यूजुअली हम लोगों को बोर्ड के एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये रिंग वाला। सो इसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, देन हम लोग आगे मूव करेंगे। सो चलिए।